अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। यूक्रेन और गज़ा की जंगों ने हमारी मेमोरीज़ को इतना ज़्यादा ट्रैप कर लिया है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे बिल्कुल बगल में जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो भी एक मुस्तकिल आज़ादी की जदोजहद के अंदर लगे हुए हैं और पिछले 70 साल से उनके ऊपर भी तमाम जेनोसाइडल एक्ट्स उनके ऊपर मरतकब हो रहे हैं। इंडियन फोर्सेस जो है उनके ऊपर उनके तमाम ह्यूमन राइट्स को वायलेट भी करते हैं, डेली बेसिस पे उनको अब्यूज़ किया जाता है डेली बेसिस पे, और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स बेइंतहा वहाँ पे होती हैं। और एक जो नया सिलसिला जब से मोदी की गवर्नमेंट आ गई तो बहुत शिद्दत के साथ सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस वहाँ पे शुरू हो चुके थे, जिनकी वजह से क्या होता था, तरीक़ाकार के एक विलेज को वो टारगेट कर लेते थे और उसके इर्द गिर्द तमाम जो है वो चारों तरफ से फोर्सेस जो है उनको घेर लेती थी और फिर ऐलान करते थे वो माइक्रोफोन्स के ऊपर कि आपकी इस विलेज के अंदर जो है ना एक टेररिस्ट छुपा हुआ है जिसको हमने आज पकड़ना है। और फिर वो अपने घेरे को तंग करते चले जाते थे और फिर जिस घर में भी उन्होंने ये मतलब टेररिज्म करना होता था वो वहाँ पे पहुँचकर उनको जो है वहाँ पे फायरिंग करके वहाँ पे कुछ नौजवानों को हलाक कर देते थे और कुछ को गिरफ्तार करके ले जाते थे। तो ये एक बहुत ही तकलीफ दे चीज़ है जिसमें आप एक पूरी विलेज को घेर लो और उसके पूरे जो लोग हैं उनको आप टेरराइज किस तरह से कर रहे हो कि आप अपने माइक्रोफोन्स पे ऐलान कर रहे हो कि सब घर तमाम जो घर वाले हैं वो बाहर निकल आए और लाइनें बनाकर खड़े हो जाएं। उसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, औरतें भी होंगे, प्रेग्नेंट वुमेंस भी होंगी, वो सब के सब जो लाइन में खड़े हुए हैं और जो इंडियन पुलिस है वो उनकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं और गन पॉइंट के ऊपर ये सब कुछ किया जा रहा है। यानी इतना खौफ कि किसी भी वक्त किसी भी सिविलियन के ऊपर जो है वो फायर करके उसको हलाक किया जा सकता है। सो ये एक आम रूटीन बन गई थी। इससे पहले मैं इसको काफ़ी दफ़ा कवर भी करती रही हूँ और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एक दिन में 6-8 जगहों पे कश्मीर के अंदर ये सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस चल रहे होते थे। और आप सोचें कि अगर एक ऐसा ऑपरेशन होगा तो उस मोहल्ले के इर्द गिर्द जितने भी मोहल्ले हैं, जितने भी विलेजेस हैं, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट किस तरह से टेरराइज होगा कि आज यहाँ पर ऐसे हुआ है तो कल हमारे घरों में भी आकर इस तरह से होगा। सो ये एक मतलब वैसे भी जेनोसाइड तो और अपार्थाइड तो कश्मीर का चल ही रहा है पिछले 70 साल से, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने आकर कि 2 टेन्यूर्स गुजर गए हैं और अब तीसरी दफ़ा वो इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। तो लिहाजा ये तीसरी टर्म में भी आकर के उनकी तरफ से ये जो इस किस्म के जिनको वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कहते हैं, और मैं ये कहती हूँ कि वो खुद एक टेररिस्ट ऑपरेशंस करते हैं, मिलिट्री करती है, वो सब कुछ यहाँ पर जारी है। तो अगर आप एक सिविलियन पॉपुलेशन को मुस्तकिल इस तरह से हरास करते चले जाओगे तो क्या वो अपनी ये फील नहीं करेंगे कि वो इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं और एक एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर कब्जे होकर बैठी हुई है और उन्होंने आज़ादी हासिल करनी है। और नौजवान जिनके घरों में ये रेड्स होती हैं, जिनके माओं और बहनों को अब्यूज़ किया जाता है, तो क्या उनके दिल में ये जज्बा मज़ीद स्ट्रॉन्ग नहीं होता हर दफ़ा कि वो रिटेलिएट करें और वो रेबेलियन करें और वो उसी पुलिस को, फोर्स को और आर्मी को जो कि इंडिया ने वहाँ पे तैनात की हुई है उनके ऊपर वो हमले करें, उनको तंग करें और इतना उनका नाक में दम करें कि वो मिलिट्री जो है वहाँ से भाग खड़ी होने के पे तैयार हो जाए। ऐसा हुआ तो नहीं है ज़ाहिर अभी तक, बिकॉज इंडिया किसी सूरत में भी कश्मीर को उसकी आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं है। किसी सूरत भी एक फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक मुतालबा है कि कश्मीर के अंदर ये करवाया जाए और वहाँ के जो लोग हैं वो आज़ादी के साथ फैसला करें कि वो कहाँ पे किसके मुल्क के साथ शामिल होना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं या आज़ाद एक मुल्क बनाना चाहते हैं अपना। सो जब तक वो प्लेबिसाइड नहीं है होता और जब तक ये पॉसिबिलिटी कायम है कि कश्मीर के लोग जो हैं इस बात के हक में वोट दे दें कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तब तक पाकिस्तान बिल्कुल हक बजाना है ये कहने में कि कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर, वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। बिकॉज पाकिस्तान भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी। सो हर रोज़ हमारे दिल और हर लम्हे हमारे दिल इस बात के लिए तड़पते हैं कि हमारे साथ जुड़ा हुआ एक स्टेट जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और जो इंसानियत का एक
हिस्सा है जिसके ऊपर अपार्थाइड हो रही है, जिसके ऊपर जेनोसाइड हो रहा है, उसको कैसे हम और किस दिन हम आज़ाद करवाएं और इस बर्बरियत से उनको निजात दिलाएं जो बर्बरियत इंडियन आर्म फोर्सेस उनके साथ आए दिन कर रही हैं। और उसी की एग्जांपल है ये जो अब कुछ 2-3 हफ्ते से ये हो रहा है, बल्कि 2 हफ्ते से ये हो रहा है कि कश्मीर में दोबारा से एक वेव आई है इस तरह के टेररिस्ट अटैक आप कह लें, बिकॉज जो सिविलियन पॉपुलेशन, जो फ्रीडम लवर्स हैं, जो कि अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद करें, इंडियन मीडिया तो उनको टेररिस्ट कहता है, इंडियन मीडिया तो उसको मिलिटेंट पोर्ट्रे करता है। वो तो ये मानते ही नहीं है कि ये सिविल लोग हैं, ये इंसान हैं जिनके ऊपर आप जुल्म कर रहे हो तो वो रिटेलिएट कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं ये तो टेररिस्ट हैं जो कि घुस आए हैं कश्मीर के अंदर। और ज़्यादातर उनका इल्ज़ाम जो है, उसका रुख जो इल्ज़ाम का पाकिस्तान की तरफ होता है कि पाकिस्तान की सरजमीन में ट्रेन होते हैं ये बच्चे और वहाँ से ही इनको वेपन्स मिलती हैं और वहाँ से ये घुस करके वापस कश्मीर में आते हैं। और उनका इल्ज़ाम होता है कि पाकिस्तानी जो जिनको टेररिस्ट कहते हैं वो भी इनके अंदर मिल जाते हैं और कश्मीर के भी जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो भी वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके छुप छुपा के जाते हैं, छुप छुपा के वापस आ जाते हैं। ऑल्दो के इतनी सख्त सर्वेलेंस है इस वक्त इंडियन फोर्सेस की कश्मीर के अंदर, क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर है वो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड स्टेट है, कंट्री है कह लें आप। 7-8 लाख से ज़्यादा वहाँ पर फौज है, स्पेशल फोर्सेस इसके अलावा, और पुलिस फोर्सेस जो है वो उसके अलावा हैं। सो इतने फोर्सेस का तो मतलब है कि हर 8-10 लोगों के ऊपर एक फोर्स का बंदा जो है वो मतलब मौजूद है। तो फिर इससे ज़्यादा और कितनी सर्वेलेंस होगी, जिसके बावजूद जो है मिलिटेंट्स जो है वो, यानी कि आज़ादी के जो ख्वाहिशगार हैं, वो अपनी कार्रवाइयाँ कर पाते हैं। बहरहाल वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके जज्बे, उनका लगन वो सच्चा भी है और वो हक बजानिब भी हैं अपने इस हक को हासिल करने के लिए। और ये एक इंसानी फितरत का हिस्सा है कि हर इंसान अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपनी आज़ादी, अपनी खुद मुख्तारी चाहता है। सो ये 2 हफ्ते से दोबारा से ये इस तरह के अटैक्स शुरू हो चुके हैं। 2 सोल्जर्स जो हैं इंडियन आर्मी के, उनको मार दिया गया और मिलिटेंट्स जिनको इन्होंने समझा, यानी कश्मीरियों को, वो 6 ऐसे थे जिनको इंडियन आर्मी के जो थे सोल्जर्स, उन्होंने गन फायर से उनको मार दिया। ये कहाँ पे हुआ है? ये ऑपरेशन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है। वहाँ पे मोडर ग्राम एक विलेज है और फ्रिसाल एक विलेज, ये विलेजेस हैं जिनके अंदर ये कार्रवाई हुई है। यहाँ पर उन्होंने सस्पेक्ट किया था कि यहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद हैं, और सस्पेक्ट करने का मतलब यही है कि ये लोग खुद वहाँ पे गए और इन्होंने सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन का ऐलान किया है और उस विलेज के इर्द गिर्द उन्होंने घेरा तंग किया होगा जहाँ पर उनको ये सस्पेशन हुई है, और उसके खिलाफ रिटेलिएट किया होगा उस विलेज के लोगों ने, या वहाँ पे मौजूद जो भी नौजवान हैं जिनके पास भी कोई हथियार बन पड़ा होगा, वो उन्होंने इनके ऊपर इस्तेमाल किया। 2 सोल्जर्स को हलाक किया और बाकी इनके अपने 6 लोग जो हैं वो जान बहक हो गए हैं। और उसके अलावा आपको पता है कि ऐसे मौक़ों पे कितने होंगे जिनको उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया होगा जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। सो separate gun battles at latest incidents are latest incidents in uptick of attacks in disputed territory। बहुत सारे डिफरेंट गन बैटल्स हो रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। इंडिया और पाकिस्तान बोथ क्लेम कश्मीर इज have fought 3 wars for its control, यानी इंडिया और पाकिस्तान दोनों ये कहते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है, यानी कि ग्रेटर कश्मीर अगर हम ले लें तो वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के आता है। और इंडिया भी कहते हैं कि पूरा जो ग्रेटर कश्मीर है वो पूरा का पूरा यानी इंडिया का हिस्सा है। सो एक और जगह से देखते हैं इसी न्यूज़ को, 8 killed in gun battle in India held कश्मीर। और ये उनके जो पुलिस इंस्पेक्टर जनरल बिरदी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑपरेशन 2 ऑपरेशन डिफरेंट हमने किए हैं जिसमें ये वाक़यात हुए। दैट मीन्स साफ पता चल रहा है कि ये सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन ही थे, यानी ये ऐसा ऑपरेशन नहीं था जो कि मिलिटेंट्स ने खुद से अपनी विदाउट प्रोवोकेशन इनके ऊपर हमला किया, बल्कि उनके घेरा तंग किया जा रहा था, जिसके बदले में उन्हें रिटेलिएट करना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए या अपने विलेजेस की हिफाजत के लिए। एक और न्यूज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि टेररिस्ट अटैक आर्मी व्हीकल इन कश्मीर, कठुआ
2 जवान्स इंजर्ड, यानी ये एक अलग ऑपरेशन है. अ मैसिव सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड इन द रीजन आफ्टर अटैक इन बिलावार इन कथुआ. यानी कि मैसिव, अभी पहले ही मैं आपसे कह रही हूँ कि सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन से वो तमाम वैली, तमाम कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को हरास किए रखते हैं वक्त. और अब इस टेररिस्ट एनकाउंटर के बाद जिसमें 2 पुलिस के जो जवान हैं वो मतलब मारे गए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम मैसिव सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन शुरू करेंगे इस पूरे कठुआ में. सो ये हो रहा है. 2 आर्मी पर्सनल वो इंजर हो गए और जो टेररिस्ट जिनको वो कह रहे हैं जो कश्मीरी नौजवान हैं, उन्होंने एक पहाड़ की हिल की चोटी से ग्रेनेड भी उनकी तरफ फेंका और फायर भी किया और उसकी वजह से ये 2 जो फौजी हैं ये मारे गए हैं और उसके बाद मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया. एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि ये एनडीटीवी इंडिया का ही आउटलेट है, उसने कहा कि लश्कर जो है, जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद, उनके ख्याल में एक जमात है, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बिहाइंड स्ट्रिंग ऑफ अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर. ये उनकी जो सोर्सेज हैं, NIA मतलब नेशनल इंटेलिजेंस अथॉरिटी टाइप चीज़, ये जो है उन्होंने बोला कि लश्कर का जो एक लीडर है सैफुल्ला साजिद जट, उसने ये जो है शुरू की हैं कार्रवाइयाँ. ये वो हार्ड कोर टेररिस्ट है और उसने जो है वो कहते हैं कि वो ही इज़ ऑपरेटिंग from a base camp in Pakistan, capital Islamabad, and his wife is of Indian origin and stays with him. यानी इस्लामाबाद में बैठकर उनके लिए खिलाफ जो है ये वो मिलिटेंट कार्रवाइयाँ वो अरेंज कर रहा है साजिद भट्ट, और इस्लामाबाद की हुकूमत को पता ही नहीं. ये कैसे हो सकता है? ये ब्लेम गेम है और ये स्टोरी मेकिंग है, नैरेटिव मेकिंग है, जो जिसमें इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ और NIA इस तरह की एजेंसी माहिर हैं, क्योंकि कोई सबूत नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता जो वो मतलब सामने ला सकें, और वो कहानियाँ जो है हर रोज़ नई नई घड़ते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और इवन कश्मीरियों के खिलाफ. सो थोड़ा सा मैं आपको गूगल अर्थ से दिखा दूँ कश्मीर का सिचुएशन. ये आपको अगर दिख रहा है तो ये ग्रेटर कश्मीर, हमें पता होना चाहिए कि ग्रेटर कश्मीर किसको कहा जाता है. ग्रेटर कश्मीर जो है उसमें ये तमाम जो ऊपर का गिलगित बल्तिस्तान का एरिया वो शामिल है. ये आज़ाद कश्मीर की ये बेल्ट, ये पट्टी है, ये भी उसमें शामिल है. और मकबूजा जम्मू और कश्मीर दोनों शामिल है. लद्दाख उसमें शामिल है, अक्सर चिन भी उसमें शामिल है, और ये सकशकाम वैली जो कि यहाँ पर मौजूद है ये भी इसमें शामिल है. और आपको पता है कि ये इस वक्त अक्सर इनमें से रेड कलर की क्यों दिखाई दे रही हैं? बिकॉज ये डिस्प्यूटेड हैं और डिस्प्यूटेड होने की वजह से इनको कलर, इनकी बाउंड्रीज का जो है रेड मार्क किया जाता है. ये ऊपर सकशकाम वैली, ये अक्सर चिन, ये गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान का डेफिनेटली हिस्सा है, ये आज़ाद कश्मीर यहाँ से यहाँ तक की पट्टी, और उसके बाद ये श्रीनगर, लद्दाख का एरिया आप देख रहे हो. आपको मैं अक्सर पहले भी कवर करती रही हूँ, लद्दाख का एरिया बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी इसमें पॉपुलेशन बहुत कम है. वाई? बिकॉज साफ नज़र आ रहा है कि इसके अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, बर्फानी पहाड़ है, सर्दी यहाँ पे बहुत शदीद होती है, और चटियल पहाड़ है, यानी कि इस तरफ बंजर पहाड़ है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वहाँ पर पॉपुलेशन कम रही, हमेशा रही कम, क्योंकि ज़ाहिर सपोर्ट ही नहीं कर सकता ऐसा टेरेन ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन को. सो ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? वो यहीं पर है नीचे की तरफ कश्मीर के अंदर. कश्मीर इस वैली का नाम है, जो कि ये आपको अगर करीब से देखें तो ये कश्मीर की जो वैली है ये वो है जिसके चारों तरफ आप देखोगे पहाड़ हैं, और ये चारों पहाड़ों की तरफ से, पहाड़ों से घिरी हुई ये एक वैली है. एक प्लेन एरिया जिसके अंदर श्रीनगर भी है, जिसमें दल लेक भी है जिसकी सैर करने लोग जाते हैं. वुलर लेक यहाँ पर है, और यहाँ पे मजीद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है. कश्मीर की मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं पर है. उसके बाद ये पहाड़ जो इस तरफ को लग रहे हैं, इनका नाम पीर पंजाल रेंजेस है. पीर पंजाल रेंजेस जो है वो जम्मू के एरिया को, ये जो नीचे का एरिया ये जम्मू का एरिया है, ये वाला एरिया को अलग कर देते हैं कश्मीर वैली के एरिया से. बीच में ये बहुत चौड़ी पट्टी जो है ये पहाड़ों की आ जाती है. ये जो बिल्कुल टॉप के पहाड़ हैं, जो मैं आपको ये वाइट दिखा रही हूँ, ये 12 से 13,000 बुलंदी के हैं. उसके बाद इधर को आप आएँ तो, और ये जो नीचे वाले पहाड़ हैं ये फिर 6,000, 7,000
फुट बुलंदी के आ जाते हैं और उसके बाद ये बिल्कुल नीचे हिल्स आ जाती हैं और इन्हीं हिल्स में जो है मरी की हिल्स भी शामिल हैं, यहाँ पर जो इस तरफ आती हैं, एबटाबाद की हिल्स शामिल हैं और मरगला हिल्स वगैरह वो सब यहाँ पर नीचे को आ जाती हैं। सो दिस इज़ द ये मैंने आपसे सोचा कि ये आपको दिखा दूँ। कुलगाम ये वाला डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, जो कि वैली के अंदर इसकी पोजीशन है, बिकॉज ये इस तरफ नहीं है, इस पहाड़ों के उस तरफ है ये कुलगाम। यहाँ पर ये इनकाउंटर्स हुए हैं और दूसरा इनकाउंटर जो हुआ है वो कठुआ में हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरफ है, वो ये जम्मू के एरिया में इस तरफ ये कठुआ है। तो आप देख लें कि ये अगर ये बिल्कुल वो एंड है जो कि इस तरफ से इंडिया के जो हिमाचल प्रदेश प्रोविंस है उसके साथ मिल जाता है। यहाँ पर जो है आप देखें कि जो पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट्स को तैयार करके पहले तो यहाँ से गुजारेगा और उसके बाद फिर वो सारा ये जगह पूरी पीर पंजाल को क्रॉस करके बर्फानी पहाड़ों को वो कुलगाम में आएंगे और फिर वो इधर पूरा लंबा सफ़र करके कठुआ में आएंगे और ये जो 7-8 लाख फौजी यहाँ पर पूरे कश्मीर में, उनको पता भी नहीं चलेगा। सो ऐसा नहीं हो सकता। यही यहाँ के सिविल लोग हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ के अपने नौजवान हैं जिनके घरों में हर दूसरे दिन रेड्स होती हैं, जिनको बाज़ारों में अब्यूज़ किया जाता है, आर्मी उनके साथ बदसलूकी करती है और वो उनके अंदर एक आग है जो कि आज़ादी की आग है, जो कि बुझती नहीं है बल्कि हर दिन आने वाले दिन के साथ, गुजरने वाले दिन के साथ वो और शदीद से शदीद तर होती जा रही। सो पाकिस्तान के नेवर फॉरगेट कि कश्मीर में ये एक इतनी बड़ी इंसानियत और इतनी बड़ी एक मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो उनकी मदद की, उनके साथ की ख्वाहिशगार है, ज़रूरतमंद है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी कम्युनिटी वैसे भी दुनिया में अकेली तो नहीं रहती। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन हमें 10 और कंट्रीज़ के साथ, 20 और कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करनी होती है, हमें एलाइज चाहिए होते हैं दुनिया में। तो कश्मीर जो कि हमारा ब्रदर कंट्री है, जो कि एक्चुअली हमारा ही एक हिस्सा है जो हमसे छीन लिया गया, तो क्यों पाकिस्तान उनकी हेल्प नहीं करेगा? ये मैं नहीं कह रही कि हम टेररिस्ट बनाकर उधर भेजें, मिलिटेंट्स बना के उधर भेजें, ये नहीं, लेकिन यूएन के अगर हम बेस पे करें या अगर हम एक इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर करें तो फिर हमें हर सूरत, हर तरीके से कश्मीर की हेल्प करनी है, उसके साथ स्टैंड करना है और उनकी जो एक जायज़ जदोजहद है उसको हमेशा वॉइस करना है और हमेशा उसके लिए अपनी मतलब उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलानी है। थैंक यू।